Hello friends, welcome again. In this video we'll talk about Droit system. See this Droit administrative law क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसका जो एवोल्यूशन है वो फ्रांस से हुआ है। जो फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें एक लैंडमार्क इवेंट हुआ कि नेपोलियन ने जब एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर किया और वो काउंसिल जनरल बने। जो जुडिशल पावर्स थी उस वक्त वो किंग्स कोर्ट में थी जिसको काउंसिल डी रो कहा जाता था। आई होप मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक है। काउंसिल डी रो कहा जाता था एंड कोर्ट जो था वो सिर्फ एक एडवाइजरी रोल प्ले करता था टू द किंग। और जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स थे ऑन द अदर हैंड वो जो बड़े निगलेक्टेड थे, क्योंकि जो वहाँ पे जो जजेस वगैरह होते थे उनकी सैलरीज डिपेंडेंट थी सिर्फ कोर्ट फी पे। मतलब एक कोर्ट्स वो थे जो जो किंग्स कोर्ट थे, ठीक है, जिसको काउंसिल डी रो कहा जाता था, और दूसरे कोर्ट वो थे जो ऑर्डिनरी कोर्ट थे जहाँ ऑर्डिनरी लोग जाते थे। और लेकिन वहाँ के जो जजेस या जुडिशरी में जो भी लोग इन्वॉल्व थे वो लोग उनकी सैलरी जो थी वो कोर्ट फीस से आती थी, किंग उसको सपोर्ट नहीं करते थे। तो ऐसी सिचुएशन में किंग्स कोर्ट को compete करने के लिए जो ये लोग थे वहाँ के, इसमें आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन में, उन लोगों ने किंग्स कोर्ट के काम में थोड़ी सी इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया और एक तरह से ब्रेक्स लगाना शुरू कर दिया ऑन द स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। हेंस द रिफॉर्म्स ब्रॉट अबाउट बाय नेपोलियन हैड टू ऑब्जेक्टिव। इसलिए नेपोलियन ने इस सिस्टम को रिफॉर्म किया और उस उनके इस रिफॉर्म के पीछे दो मेजर ऑब्जेक्टिव थे। एक, टू अशर क्विकली एज पॉसिबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि कंट्री में जो गवर्नमेंट के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं वो बड़ी जल्दी क्विकली हो सके इन द कंट्री। एंड अगर कोई वहाँ पर डिस्प्यूट हो जाती है बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो भी जल्दी से सेटल हो सके। ठीक है, तो इस पूरे इंसिडेंट से ये जो दो कोर्ट्स के बीच की जो टसल थी उसकी वजह से जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी, तो इस वजह से उन्होंने इस सिस्टम को रिफॉर्म करने की सोची। हेंस द कोर्ट वाज डिसअलाउड फ्रॉम पुटिंग अ स्पैनर इन द व्हील्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए वो जो कोर्ट था, जो कॉमन कोर्ट्स थे, वो उनको रोक दिया गया, एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिंग द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। Likewise, the king's power were also curtailed and the king court was abolished। और इसी तरह से किंग कोर्ट की भी पावर कम कर दी गई और इस कोर्ट को भी अबॉलिश कर दिया गया। अब जो नया सिस्टम इवॉल्व हुआ वो एक पुरानी जो कन्वेंशनल सिस्टम था उससे बहुत ही कंप्लीटली अलग था। अब ये जो स्पेशल कोर्ट जो बनाए गए, इनका काम क्या था? एक्सपीडियसली डिस्पोज ऑफ द मैटर। जो भी मैटर इनके सामने आएगा उसको एक्सपीडियसली, मतलब बड़ी जल्दी से, बड़ी क्विकली इसको जो भी मैटर है उसको सेटल करेंगे। फ्रांस में ये जो सिस्टम इवॉल्व हुआ ये एक तरह से ड्यूल सिस्टम ऑफ एडजुडिकेशन था। evolved a dual system of justice operating on the same land, governing the same set of people in same constituency। तो सेम लोगों के ऊपर दो तरह के कोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन था। while an all private disputes found its way in the civil courts। जो भी प्राइवेट अब जो नए evolved सिस्टम था उसमें क्या था कि जो नई जो कोर्ट्स बने उसमें जितने भी प्राइवेट पार्टीज के जो डिस्प्यूट थे, दे वर टू बी टेकन इन द सिविल कोर्ट्स, while disputes between an individual and the government will be taken up by the administrative courts। तो दो तरह के कोर्ट्स वहां पर स्टैब्लिश हो गए। हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट वाज, जो सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट था वो था काउंसिल डी एटेट। ठीक है, इनिशियली ये जो सिस्टम था, ये जो काउंसिल डी एटेट था, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट था, यहां पे डायरेक्ट फाइलिंग ऑफ केस वाज नॉट अलाउड। कोर्ट में केस तभी फाइल की जा सकती थी या पिटिशन तभी फाइल की जा सकती थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मिनिस्टर, है ना, जब उसको फॉरवर्ड करता था। एंड द डिसीजन ऑफ द कोर्ट वाज आल्सो एडवाइजरी वैल्यू होती थी। कोर्ट का जो डिसीजन था एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का, उसकी भी एडवाइजरी वैल्यू हुआ करती थी। ठीक है, अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इसका कुछ क्रिटिसिज्म है। एवी डाइसी इसको क्रिटिसाइज करते हैं सिस्टम को। वो बोलते हैं कि ये जो सिस्टम था वो इनफेक्टिव था। ठीक है, और ये जो हमारा जो कंटेम्प्रेरी जो कॉमन लॉ सिस्टम है उससे बहुत ही ज़्यादा इनफेक्टिव था। और 1872 में गवर्नमेंट ने एक डिक्री पास करी जिसको कि ब्लैंको डिक्री कहा जाता है।
फ्रांस में, है ना, जिसने कि काउंसिल डी एटेट के जो भी डिसीजन थे उसको एडवाइजरी से हटा के आप मैंडेटरी कर दिया और वहाँ पर डायरेक्ट फाइलिंग भी अलाउ कर दी। तो जो पुराना सिस्टम था इसमें एक रिफॉर्म लाया गया और ओपन हियरिंग वाज अलाउड। इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो स्पीडी हो गया थ्रू दिस ड्रॉइट सिस्टम। और जो ये कोर्ट क्रिएट किया गया उसका नाम था ट्रिब्यूनल डेस्क कन्फ्लिक्ट, which was to decide whether different types of cases were to go whether to the civil court or to the administrative court। और एक डेस्क बनाया गया जो कि डिसाइड करता था उसके बाद कि कोई कौन सा मैटर जो सिविल कोर्ट में जाएगा और कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में जाएगा। इफेक्टिवनेस की बात करें हम अगर ड्रॉइट सिस्टम की, तो ये बेसिकली नो डाउट इसमें बहुत सी कमियां हो सकती हैं, ऑब्जेक्शंस भी हैं, जैसे डाइसी ने कहा, लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव सिस्टम है ये। और ये कुछ बेसिक थ्योरीज पे जैसे काम करता है इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आती है डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, राइट। तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन क्या कहती है? द कोर्ट रिकॉग्नाइज ड्यू गवर्नमेंट लायबिलिटी इन केस ऑफ प्रॉमिस टू द सिटीजन नॉट ऑनर्ड, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन में अराइज। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के द्वारा किया गया प्रॉमिस फुलफिल नहीं होता है तो उस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन एप्लीकेबल होगी। जैसे कि इफ देयर इज एन एक्सप्रेस प्रॉमिस मेड बाय द पब्लिक अथॉरिटी, कोई पब्लिक अथॉरिटी ने लोगों के साथ कोई प्रॉमिस किया, वो फुलफिल नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस विच द क्लेमेंट कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू। कोई प्रैक्टिस थी गवर्नमेंट की जो कंटिन्यूसली चल रही है, अगर वो गवर्नमेंट फुलफिल नहीं करती है उस केस में भी डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन आएगा। और सच एन एक्सपेक्टेशन मस्ट बी रीजनेबल, लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशन है वो रीजनेबल होनी चाहिए। तो ये आ गया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, राइट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहती है? इसका जो एक क्लासिकल एग्जांपल है वो एक केस में दिया गया, आई थिंक वी मिस्ड, या here we are। वो जो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसका क्लासिकल डेफिनेशन आया है केस में जिसका नाम है लॉर्ड डिप्लॉक वर्सेस आरवी गोल्डस्मिथ। इसमें जो लॉर्डशिप थे या जस्टिस थे उन्होंने क्या कहा? यू मस्ट नॉट यूज अ स्टीम हैमर टू क्रैक अ नट इफ अ नट क्रैकर वुड डू। हेंस जो प्रोपोर्शनैलिटी broadly requires that the government action must be no more intrusive than in the necessary to meet an important public purpose। मतलब ये है डॉक्ट्रिन प्रोपोर्शनैलिटी का कि गवर्नमेंट को उतना ही प्रेशर या उतना ही एक्शन लेना है एक केस में जितना कि ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ताकत या उससे ज़्यादा पनिशमेंट या पेनल्टी नहीं लगाई जानी चाहिए जो कि इन प्रोपोर्शनेट है। मतलब अगर कोई किसी से कोई इंडिविजुअल के साथ कोई ऑफेंस हुआ है तो उस केस में जो उसकी पनिशमेंट है वो इन प्रोपोर्शन टू द ऑफेंस होनी चाहिए, ना कि डिसप्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। इसके लिए एग्जांपल दिया है आपकी बुक में। एग्जांपल, अ लॉ मैंडेट दैट द यूनिवर्सिटी टू टेक एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉइज हु एब्सेंट देमसेल्फ फ्रॉम ड्यूटी, है ना। तो गवर्नमेंट में यूनिवर्सिटी में लॉ बनाया है कि अगर कोई एम्प्लॉई एब्सेंट होता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है अगर वो बिना इन्फॉर्मेशन के ड्यूटी से एब्सेंट रहता है। तो देयर इज अ पर्सन ए हु इज़ नॉट कमिंग सिंस 1 मंथ, 1 महीने से नहीं आ रहा है, और उसको शो कॉज नोटिस भी इशू किया गया, उसको भी उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, एंड देयरफॉर उसकी जो सर्विसेज थी वो टर्मिनेट कर दी गई। दूसरे केस में एक बी पर्सन है जो कि एक दिन एब्सेंट हुआ और अगले ही दिन उसको शो कॉज नोटिस दे दिया। तो the relation between the fault and the action taken in both the cases explain the doctrine of proportionality। दोनों केसेस में ये फॉल्ट एंड एक्शन जो है वो एस्टैब्लिश करता है कि क्या रिलेशनशिप है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की। मतलब एक महीने तक बंदा नहीं आया और उसके बाद शो कॉज नोटिस का भी जवाब नहीं दिया तो उसको टर्मिनेट कर दिया। लेकिन अगर एक ही दिन के लिए एब्सेंट हुआ और एप्लीकेशन नहीं दी तो उस केस में सिर्फ उसको रीजन, शो कॉज नोटिस मतलब उसको रीजन बताने के लिए कहा गया, तो ये जस्टिफाइड है इन प्रोपोर्शन टू द एक्शन कमिटेड बाय ए एंड बी। उनको एक्सप्लेनेशन दिया या पनिशमेंट दी गई, आप कह सकते हो। ठीक है,
अच्छा, आगे हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ गवर्नमेंट लायबिलिटी. This basically determines that on what basis a government will be held responsible for the violation of another right. Such liability is based on twin assessment of fault and risk. तो ये गवर्नमेंट की जो थ्योरी है, ये किस बेसिस पे काम करती है? दैट गवर्नमेंट, हाउ द, ऑन व्हाट बेसिस द गवर्नमेंट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेशन ऑफ अनदर पर्सन राइट. किस बेसिस पर गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा दैट इट हैज वायलेटेड द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल बाय परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर एक्शन. और ये काम करेगी ऑन द ट्विन असेसमेंट ऑफ फॉल्ट एंड रिस्क पे. ठीक है, तो अगर हम कंक्लूड करें, हम ये कह सकते हैं कि जो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, इसकी जो एवोल्यूशन है वो आज की हमारी जो नेसेसिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग है. और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ज़रूरत पड़ती है. कुछ कंट्रीज़ में ये एक अलग डिसिप्लिन है, लेकिन कुछ में कोई एक्सक्लूसिव लॉ या अलग से कोई लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो नहीं बनाए गए हैं. बट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो कुछ बेसिक थ्योरीज पे काम करता है, जिनमें रूल ऑफ लॉ है, सेपरेशन ऑफ पावर है, और आप ये कह सकते हो कि नेचुरल जस्टिस है. इन बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो काम करता है. तो इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे बात करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को, आपके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नया वीडियो आए वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके. थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखें.